तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस चैनल पॉलिसी विद आशुतोष पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करते हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और हम लोग इसी सीरीज़ में यहाँ पर एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का, क्लास 12 का जो बुक 1 है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट, मतलब कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में जो है वो सब कुछ डिस्कस किए थे। इस चैप्टर में हम लोगों को एशियान के बारे में पढ़ना है। एशियान जैसा कि आप सभी जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि ये कैसे एक सेंटर ऑफ पावर बना। ये पूरा चैप्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर हुआ उसके बाद जब अमेरिका जो है वो उस कोल्ड वॉर में जो है वो विनर घोषित हो जाता है एक तरीके से, तो उसके बाद दुनिया जब यूनिपोलर वर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जब एंट्री करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें सबसे बड़ा रोल, मतलब बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। यहीं पर इसी श्रृंखला में कि भाई ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एशिया, जिसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर का एक और पार्ट आगे आएगा जिसमें कि हम लोग चाइना एज इमर्जिंग पावर देखने वाले हैं, और उसके बाद जो चौथा पार्ट आएगा उसमें हम लोग इंडिया और चाइना के रिलेशन को समझेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो टोटल 4 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है, और उसके जस्ट बाद जो है वो थर्ड पार्ट आ जाएगा, और सिमिलरली उसी तरीके से चौथा पार्ट भी आएगा। तो चलिए टाइम को जो है वो उतना वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, और सीधा चैप्टर पर चलते हैं जहाँ से हम लोगों को चैप्टर को स्टार्ट करना था। तो हमने आपको बताया कि हम लोग इस वीडियो में, आज की वीडियो में एशियान के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सीधा टॉपिक को जो है वो वहीं पर लेके चलते हैं। तो देखिए एशियान के बारे में जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एशियान का फुल फॉर्म। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले लिखा हुआ है टेक अ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड की पॉलिटिकल मैप को देखना पड़ेगा, तो वो हम इस स्क्रीन पे लगा देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके एसोसिएशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना, कैसे बना, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो फोकस करने वाले हैं, यहाँ पर समझने वाले हैं। आप चेक करेंगे उसी पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप में कि भाई ये जो कंट्रीज़ है वो कौन सी कंट्रीज़ है जो साउथ ईस्टर्न एशियन जो है वो रीजन में आती हैं। ठीक है, बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस रीजन ऑफ एशिया सफर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिपीटेड कोलोनियलिज्म बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। तो कहा गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था या उससे पहले भी ये जितनी भी कंट्रीज़ है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो सब लोग कोलोनियलिज्म को फेस कर रही थी, है ना। जैसे कि यूरोपियन देश जो है वो वहाँ पर जाकर कब्ज़ा कर रहे थे। जैसे अगर आप इंडिया को ही देखें तो इंडिया भी जो है वो ऐसे तो एशियन कंट्री ही है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आती है, लेकिन साउथ एशिया में तो आती ही है अगर आप एशिया के मैप को समझेंगे तो वहाँ पर देखा जाए तो एशियन कंट्रीज़ में मेजरली जो है वो वर्ल्ड वॉर से पहले जो है वो कब्ज़ा था किसका, ब्रिटेन का, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। तो उसी तरीके से बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स में भी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का, चाहे जापान हो, सबका जो है वो कब्ज़ा रहा है ना। तो इसीलिए वो कोलोनियलिज्म की बात यहाँ पर की गई। कहता है कि एट द एंड ऑफ द वार इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, the ravages of poverty and economic backwardness and the pressure to align with one great power or another during the Cold War। अब जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है, इसके बाद ये कहा गया है कि जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ की, उनको जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा अपने देश को दोबारा बिल्ड करने में। इसके बाद जो वहाँ पे गरीबी थी उसको कम करने में, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो वो लोग फील कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली पैसा नहीं था, और वॉर का जो नुकसान है वो तो जो गरीब देश है वही ज़्यादातर उठाता है, जो अमीर देश है वो तो किसी तरीके से अपना मैनेज कर ही लेगा, लेकिन जिसके यहाँ कॉलोनाइजेशन हुआ है, जो किसी दूसरे देश के कब्ज़े में है, वहाँ तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर समझाया गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी इन लोग का जो कंडीशन था, ये जो देश थे इनका जो कंडीशन था वो उतना बढ़िया नहीं था। ये लोग जो है वो सब गरीबी से जूझ रहे थे, बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, और बाकी जो वहाँ की इंटरनल प्रॉब्लम्स थी वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल रही थी। दिस वॉज अ रेसिपी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच
द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया कुड इल एफर्ट, और ये जो भी कन्फ्लिक्ट आपस में इन लोगों का चल रहा था, इसमें ये साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशन हैं ये सब इस पूरे कन्फ्लिक्ट को अफोर्ड कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनके यहाँ तो खुद ही समस्या है। तो जो भी लड़ाई पूरी दुनिया में चल रही थी, जो कोल्ड वॉर का जो लड़ाई चल रहा था कि भाई सब देश जो है वो, पूरी दुनिया जो है वो बेसिकली 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, वहाँ पर ये सब देश को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग करें क्या, क्योंकि ये लोग तो खुद कमज़ोर हैं। एफर्ट्स एट द एशियन एंड द थर्ड वर्ल्ड यूनिटी, जैसे कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइंग मूवमेंट, वेर इनइफेक्टिव इन एस्टेब्लिशिंग द कन्वेंशन ऑफ इनफॉर्मल कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए जहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में ये कोशिश किया गया कि वो बाकी देशों के साथ मिलकर या अपना एक ग्रुप बनाकर किसी तरीके से जो है वो रह सके। जैसे कि यहाँ पर 2 कॉन्फ्रेंस का बात किया गया है, एक बात किया गया है बांडुंग कॉन्फ्रेंस का और एक बात किया गया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो इसको आप ध्यान से ज़रूर समझेंगे। देखिए, बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो है वो इसीलिए बनाया गया था, बेसिकली ये हमको लगता है कि 1955 में जो है वो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, और यहाँ पर मेजरली जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है वो सब को जो है वो कहा गया था कि आप जो है वो यूनाइटेड रहिए, एक साथ रहिए, क्योंकि कोल्ड वॉर का जो सिचुएशन है उसमें अगर आप एक साथ नहीं रहिएगा तो भाई जो बड़ा बड़ा मेजर पावर है वो तो आपको कच्चा चबा जाएगा एक तरीके से। मतलब कि अगर आप यूनाइट नहीं हो के एक वॉइस बन के नहीं रहिएगा तो बाकी देश जो है वो, जो बड़े बड़े जो पावर्स हैं, जो खुद चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उनके पक्ष में आए। कोल्ड वॉर में तो 2 पक्ष था ही, एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट, तो दोनों ग्रुप्स जो थे वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ उनके फेवर में आए, उनके तरफ आए। तो यहाँ पर ये जो है वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो है वो ये कहता है कि यहाँ पर सभी जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो सब लोग को एक साथ मिलकर एक वॉइस बनकर रहना चाहिए। दूसरी तरफ जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसमें क्या समझाया हुआ है, तो उसमें भी यही समझाया हुआ है कि देखिए 2 पावर तो है, एक यूएसए का पावर है और दूसरा यूएसएसआर का पावर है कोल्ड वॉर में। अब बहुत सारे देश हैं जो यूएसए के तरफ हैं, बहुत सारे देश हैं जो यूएसएसआर के तरफ हैं, तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया के देशों ने अपना अपना ग्रुप चुन लिया है। लेकिन इसी समय पर ही जो है वो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इन दोनों ग्रुप्स में से किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहते। तो ऐसे कुछ देशों ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। इसमें मेजर पार्टनर इंडिया भी रहा था, क्योंकि कोल्ड वॉर के सिचुएशन के समय जो है वो इंडिया किसी भी तरफ जो है, किसी भी ग्रुप के तरफ जो है वो नहीं था। इंडिया कहता था हम किसी तरफ भी अलाइंड नहीं है, इसीलिए क्योंकि इंडिया किसी तरफ भी अलाइंड नहीं है, इसीलिए इंडिया ने जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसको शुरुआत किया गया था 1961 में, ठीक है, 1961 में स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर मेजरली मेरे हिसाब से 5 जो है वो देश था जो इसमें मिलकर जो है वो इसको शुरू किया था। इसमें एक था, मान लीजिए इंडिया था, इसके बाद जो है वो यूगोस्लाविया था, इसके बाद इजिप्ट था, इसके बाद इंडोनेशिया था और इसके बाद घाना था। तो टोटल 5 जो है वो ये देश थे जिन्होंने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो ये भी चाहते थे कि साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वो सब किसी भी ग्रुप का हिस्सा ना बने, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा जो है वो ये लोग बन जाए। तो ये भी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वो सब खुद ही गरीब थे, इकोनॉमिक बैकवर्ड आपको बताया ही गया कि हाँ भाई वहाँ पर था, है ना, इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, तो वो लोग जो है वो इस तरीके से किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन नहीं पाए। तो ये भी जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ, ये भी एक तरीके से इनइफेक्टिव हो गया उस नज़रिए से देखा जाए तो। हैंस जो साउथ ईस्ट एशियन है, अब वो सब क्या करे भाई, तो वो सब मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेता है जिसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम लोग एशियान बोलते हैं, जिसके बारे में आज का ये टॉपिक है। आज का ये वीडियो जिस टॉपिक के बारे में वो यही है, एशियान। कोई दिक्कत इस बात को समझने में कि पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को बहुत मुश्किल हो रहा था, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए। इसके बाद देखा कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो किस तरफ जाए। इसके बाद इधर बांडुंग कॉन्फ्रेंस, इधर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम, गरीबी, है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। इस सब से अलग हटने के लिए या बचने के लिए या अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने जितने भी साउथ ईस्ट
एशियन जो नेशन है वो सब जो है वो मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते, एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसी को एशियान एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक बात है। अब सवाल है कि ये एशियान एसोसिएशन जो है वो कब बना था, तो वही बात जो है वो आगे लिखा हुआ है। कहता है एशियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 बाय 5 कंट्रीज। ठीक है, 5 देशों ने मिलकर जो है वो एशियान को एस्टैब्लिश किया था। अब ये 5 देश कौन थे, अंडरलाइन कर लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 देश हैं। और ये सब कब हुआ था, तो ये हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन में। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में ये सभी 5 देश ने एक एग्रीमेंट साइन किया और फिर वहाँ से ये एशियान जो एसोसिएशन है वो बनकर तैयार हो गया 1967 में, अगस्त का महीना था। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था भाई वो भी समझिए। कि दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान वेयर प्राइमरीली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ही वही है कि पैसा नहीं है इन लोगों के पास। एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो उसी के साथ साथ उसी के हेल्प से जो है वो हम लोग सोशल प्रोग्रेस भी करेंगे और कल्चरल डेवलपमेंट भी करेंगे। तो मेन इन लोग का मोटिव यही था कि हम लोगों को सभी देश को मिलकर आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। इन लोग का ये था कि हमारे रीजन में जिन जिन देशों को हम लोगों ने हिस्सा बनाया है वो सब देश में आपस में जो है वो क्या होना चाहिए, रीजनल पीस होना चाहिए, शांति बनी होनी चाहिए, कोई देश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ये भी समझाया गया कि ये लोग चाहते थे कि भाई हमारे देश में स्टेबिलिटी रहे। जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो एक तरीके से पूरा एक रूल बुक है कि कैसे जो है वो दुनिया में पीस इस्टेब्लिश हो, उस यूनाइटेड नेशन के चार्टर को ही हम फॉलो करें और हम भी अपने जगह पर जो है वो शांति मेंटेन करके रखें, जो रूल ऑफ लॉ है वो मेंटेन करके रखें। धीरे धीरे शुरू में तो 5 ही देश थे जो ज्वाइन किए, इसके बाद धीरे धीरे आगे क्या हुआ, ब्रुनोई दारुसलाम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार जो कि बर्मा उस समय में कहा जाता था, कंबोडिया ज्वाइंट एशियान टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10। तो सबसे पहले जब एशियान बनाया गया तो कितने देश थे, 5। फिर उसके बाद 5 देश और जुड़ गए तो फिर वो नंबर हो गया 10। ठीक है, आपको ये 10 का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन इस तरीके से याद रखना है कि अगर मान लीजिए एमसीक्यू में आ जाए कि इसमें से कौन सा देश जो है वो मेंबर नहीं था तो आप वो गेस कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक मैप भी जो है वो आपको दिया हुआ है, मैप ऑफ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। तो अगर आप ईस्टर्न एशिया को देखेंगे, थोड़ा सा मैप को अगर डिटेल में देखें तो आपको जो है वो चाइना का पार्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पर जो है वो म्यांमार दिख रहा है, इसके बगल में यहीं पर इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया तो यहाँ पर है ही, तो इसके बगल में ये जितना भी ईस्टर्न कंट्रीज़ है, चाहे वो चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, लाओ पीडीआर हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, तो ये सब देश जो है वो क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है वो कहलाता है, साउथ में भी और ईस्टर्न साइड में भी। ठीक है, अब कहता है अनलाइक द EU देयर इज लिटिल डिजायर इन एशियान फॉर सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अब जैसे हम EU के बारे में जब पढ़े थे तो वहाँ बताया गया था कि EU एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारा देश जो है वो एक तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत जो है वो एक तरीके से क्या कहिए, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जो है वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन एशियान का ऐसा नहीं था। एशियान जो है वो अगर ग्रुप बनाना भी चाहता था या बनाया भी था तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत जो है वो एक अथॉरिटेटिव तरीके से नहीं बना था। एडमिनिस्ट्रेटिव का बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया गया था कि आपको यही नियम फॉलो करना है। थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन था। कहता है एशियान कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज़ बिकम नोन एज द एशियान वे, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज़ इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। तो इन लोग का जो तरीका था एक दूसरे देश के साथ डील करने का, वो इनका एक तरीका है जिसको एशियान वे कहा जाता है। मतलब एक तरीके का ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि जो भी एशियान में जो देश हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट करेंगे, कैसे जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो जो तरीका होगा वो तरीका काफ़ी जो है वो न्यूट्रल तरीके से होगा, काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से होगा, बहुत हार्श तरीके से नहीं होगा।
तो वो लिखा हुआ है कि दैट इज़ इनफॉर्मल, बहुत इनफॉर्मल होगा, ऐसा नहीं कि एकदम नियम कानून पे चल रहा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ना, उसी तरीके से मिलजुल कर काम करने वाला जो एक तरीके से जो काम कराने का जो तरीका होता है कि मिलजुल के काम कर लीजिए, क्या ही झगड़ा करना है, क्या ही द्वेष रखना, तो वैसा नहीं, एकदम सिंपल मिलजुल के काम करने वाला। नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को जो है वो एकदम हर समय आमने सामने जो है वो नहीं करना है कि आप जो बोल रहे हैं हम उसका अपोजिट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है वो मिलजुल कर, है ना, एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करने का। तो एशियान का जो पूरा स्टाइल था वर्किंग का वो ऐसे ही कोऑपरेटिव तरीके का ही था। कहता है द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एशिया। और वहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे तो नेशनल सोवरेनिटी जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेस्पेक्ट जो है वो रहता था। और द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज़ क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एशिया, कि नेशनल सोवरेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एशियान के फंक्शनिंग के लिए, है ना। देश की संप्रभुता जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, देशों की संप्रभुता, कि सब लोग जो है वो अपनी टेरिटरी पर अपना अधिकार ही जो है वो रखें, कोई दूसरा जो है वो उस पर आकर अधिकार ना जमाए। तो ये बेसिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कहता है विथ सम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एशियान ब्रॉडेंड इट्स ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स। तो देख रहे हैं कि अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो एशियान जो है वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आता है। जो पूरा ग्रुप है उसकी बात की जा रही है, कोई एक दो देश की बात नहीं की जा रही है, जो टोटल जितने भी देश हैं एशियान में वो सब मिलकर इकोनॉमिकली जो है वो साथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जो उनका रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर वैसे देखेंगे तो 2003 की जो है वो बात की गई है। कहता है इन 2003 ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising of 3 pillars। अब क्या है ना, यहाँ पर जो एशियान है ये भी देखा, इसने देखा कि भाई जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, देखिए यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने बात किया था, कब बनाया गया था यूरोपियन यूनियन, तो वो बनाया गया था 1992 में। इफेक्टिव कब से है, 1993 से। तो जब से EU बना है तब से तो एशियान उसको देख रही है। एशियान तो काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1967 में बनाई गई। तो यहाँ पे कहता है कि 2003 में एशियान जो है वो EU के रास्ते पर ही आगे बढ़ा, और जो EU का, यूरोपियन यूनियन का जो स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग है वो एशियान ने अपनाया। और वहाँ पर एशियान ने भी जो है वो 3 पिलर्स के रूप में जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। क्या, कैसे, तो एशियान ने बनाया एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है, बनाया एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। तो जितना भी मेन एस्पेक्ट है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल और कल्चरल चीज़ों से रिलेटेड हो, उन हर एस्पेक्ट के लिए एक कम्युनिटी अलग अलग जो है वो एशियान में बनाई गई। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एशियान समय के साथ और बड़ा हो रहा है और वाइडर हो रहा है, और ये जो है वो हर तरीके के मुद्दों पर जो है वो अपना एक कम्युनिटी बनाकर काम कर रहा है। तो एशियान जो है वो एक बड़ा पावर जो है वो धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एशियान का फ्लैग आपको जो है वो दिखेगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। एशियान का फ्लैग, हमने आपको EU का भी फ्लैग दिखाया था पिछले पार्ट में, और अभी हम लोग एशियान का फ्लैग देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि एशियान में जो है वो, इसमें जो है वो एशियान का लोगो है द 10 स्टैक्स ऑफ पैडी, है ना, राइस का जो है वो 10 स्टैक के तरह जो है वो यहाँ बनाया हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो, है ना। और जो ये कहता है कि 10 जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ये सब जो है वो साथ में मिलकर दोस्ती और सॉलिडारिटी से एक साथ रहें। तो अभी हम लोग ने देखा था कि एशियान में कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, पहले 5 और बाद में 5 जो है वो उसमें जुड़े। तो ये सब मिलकर जो है वो एक साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेशन के साथ रहें, इसी को सिंबलाइज करने के लिए 10 स्टैक ऑफ राइस जो है वो लगाया गया है, ठीक है। याद कीजिए, इससे पहले जब हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे पिछले पार्ट में, तो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में कुछ स्टार्स बने हुए थे। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितने स्टार्स थे, और उन सारे स्टार्स जो भी थे उसमें वो जो खास नंबर है कि मान लीजिए इतना फलाना स्टार्स है, मतलब इतने नंबर ऑफ स्टार्स है, उसका क्या मतलब है, उतना ही नंबर क्यों है। जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 को अगर राइस का स्टैक रखा हुआ है, इसका मतलब 10 का कुछ मतलब है ना कि वो सारे 10 देश को लेकर चल रहे हैं। तो उस हिसाब से यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में कितना स्टार्स है ये आपको बताना है। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो ये कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा ही। आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वॉज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। तो जो अभी हमने आपको बताया कि एशियान जो है वो अब 3 अपना पिलर्स जो है वो बनाई है, सिक्योरिटी को लेके, इकोनॉमी को लेके और सोशियो कल्चर को लेके, अलग अलग कम्युनिटी को जो है वो बनाया गया है। तो जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है उसका क्या काम है? उसका ये काम है कि उसको ये ध्यान रखना है कि कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर होता है, क्षेत्र को लेकर, एरिया को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ पर जो है वो हम लोग को आर्म कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं करना है। मतलब वो डिस्प्यूट इतना बड़ा ना हो जाए कि भाई लड़ाई हो जाए, जंग हो जाए, उससे हमको बचना है। 2003 तक अगर देखा जाए तो एशियान हैड सेवरल एग्रीमेंट इन प्लेस बाय विच नंबर स्टेट्स प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स। तो 2003 तक देखा जाए तो एशियान का ना बहुत सारा एग्रीमेंट दूसरे देशों के साथ जो है वो बना है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंस रखती हैं, जैसे कि पीस हो गया, न्यूट्रलिटी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे को जो है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कामकाज में, और इसके बाद जो भी डिफरेंसेस हैं नेशन के, उस डिफरेंस का भी जो है वो रिस्पेक्ट किया जाएगा। अलग अलग देश जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं तो भी जो है उस डिफरेंस को जो है वो एक तरीके से आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, ये बात वहाँ पर कहा है। तो एशियान का ना एकदम मतलब गुड बॉय थिंग टाइप का चीज़ है वो, कि एकदम अच्छी तरीके से जो है वो सब कोऑपरेशन लेके चल रहा है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता वो। तो एक बहुत सिंपल और सही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एशियान बना हुआ है। इसके बाद आता है एशियान रीजनल फोरम। ये क्या है? तो एशियान रीजनल फोरम को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, और इसका काम है कि जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ जो एशियान की बननी है या जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पर जो है वो काम करने का। और इसमें एशियान जो रीजनल फोरम है इसमें जो है वो बाकी देशों को भी इनवाइट किया जाता है, जो बड़े बड़े देश है, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब बड़ा बड़ा देश को जो है वो बुलाया जाता है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन को भी जो है वो इसमें शामिल किया जाता है, ताकि डिस्कस किया जाए कि भाई किस तरीके से हम अपना रीजनल सिक्योरिटी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग होता है ना, ये रीजनल फोरम का जो मीटिंग होता है, इसमें अध्यक्ष कौन रहता है? तो एशियान ही रहता है। तो एशियान की लीडरशिप में ही जो है वो ये मीटिंग होता है, जिसमें बाकी देशों को भी बुलाया जाता है और रीजनल सिक्योरिटी को जो है वो एक तरीके से इंटैक्ट करने के लिए और बेहतर करने के लिए जो है वो काम होता है। तो एशियान रीजनल फोरम के बारे में भी जो है वो आप पढ़ेंगे और उसको जो है वो आपको अंडरलाइन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें जो है ज़रूरी है वो एशियान रीजनल फोरम में जो है वो की जाती हैं, ARF। इसके बाद कहता है कि एशियान वॉज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। मेनली तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि गरीबी थी तो सब लोग मिलकर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बनाए थे। वाइल द एशियान रीजन एज अ होल इज अ मच स्मॉलर इकोनॉमी कंपेयर टू द US, द EU एंड जापान, इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो निश्चित है कि ये अमेरिका से, EU से, जापान से बहुत कम है, लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जिस तरीके से ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इन सब से तेज़ है। दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन द रीजन एंड बियॉन्ड। और सही बात है, अगर किसी भी देश या किसी भी ग्रुप का इकोनॉमी लगातार बढ़ रहा है और एक बढ़िया रेट से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका वैल्यू भी धीरे धीरे, उसका इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे अपने देशों में तो, अपने ग्रुप में तो रहेगा ही, इसके बाहर भी जो इसका इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन एशियन स्टेट एंड एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। तो वही 3 पिलर में से एक सिक्योरिटी वाला था, तो वो इकोनॉमिक वो था सिक्योरिटी वाला, तो वो बता दिया गया कि सिक्योरिटी कम्युनिटी का क्या काम है। दूसरा ये क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका काम ये है कि एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना है, एक प्रोडक्शन बेस क्रिएट करना है एशियान स्टेट में, कि एक दूसरे को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एड, जो हेल्प है वो हम प्रोवाइड कर सके। मान लीजिए ट्रेड के रेस्पेक्ट में है, तो जितना भी देश है सब आपस में ट्रेड करेगा तो निश्चित एक दूसरे को फ़ायदा होगा। तो इकोनॉमिक फ़ायदा पहुंचाना है तो ट्रेड एक सबसे बड़ा जो है वो एक हथियार होता है।
और इसीलिए कहा गया है कि द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एशियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट। तो जो भी दो देशों के बीच में शुरू से पहले चला हुआ इकोनॉमिक डिस्प्यूट रहा होगा, कोई भी अगर इशू होगा जो इकोनॉमिक लेवल पे दो देशों के बीच में चल रहा है, तो उसको भी सुलझाने के लिए जो है वो एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो बनाई गई थी कि कोई भी पुराना डिस्प्यूट्स हो उसको जो है वो क्या करे, सेटल किया जाए। ठीक है। एशियान ने एक और चीज़ पे फोकस किया है, ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया, जो हम आपको बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ट्रेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है सभी देश का। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एरिया जो है वो बनाया गया है, जहाँ पर ट्रेड करने पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगता है ना। द US एंड चाइना ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट FTAs विद एशियान। अब इसमें जो है वो US और चाइना ये भी जो है वो भाग लेना चाहती है कि हम भी जो है वो FTA जो है वो बनाना चाहते हैं, जिससे कि उनका भी जो है वो फ़ायदा हो, है ना। जो भी प्रोडक्शन वाली कंट्रीज़ है वो तो चाहेगी ना कि उसका मार्केट बड़ा हो, तो ट्रेड दूसरे देशों के साथ हो। तो इसमें देखा गया कि भाई एशियान में अगर फ्री ट्रेड है तो ये बढ़िया है। तो एशियान के लिए बढ़िया है क्योंकि उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और चाइना के लिए बढ़िया है क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, US के लिए बढ़िया है उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो वो अपना जो है वो डेवलपमेंट और ज़्यादा जो है वो करने के लिए उसको भी फ़ायदा है। मतलब बेसिकली दोनों को फ़ायदा होता है इसमें, है ना। जो सामान लेके जा रहा है उसको भी फ़ायदा है और जो सामान खरीद रहा है उसको भी फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है। कहता है एशियान इज़ रैपिडली ग्रोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो विजन है 2020 हैज़ डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो जो इसका जो विजन है 2020 का कि हमको भाई इतना डेवलपमेंट अपना करना है, ये सब चीज़ के लिए जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका एक बहुत बड़ा रोल जो है वो देखने को मिलता है हमको। दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट इन द रीजन। तो इसी वजह से क्योंकि इसका वैल्यू इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ रहा है, तो जो भी एशियान रीजन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी सुलझाने में एशियान का ही जो है वो बात ऊपर रह रहा है और लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है। दस एशियान हैज़ मीडिएटेड इन द एंड ऑफ कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। अब एग्जाम्पल है कि कहाँ इसकी बात सुनी जा रही है, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट में। तो कंबोडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें सुनी जा रही है, ईस्ट टाइमोर क्राइसिस में जो है वो सुनी जा रही है, और ये हर साल जो है वो मिलकर ईस्ट एशियन कोऑपरेशन के बारे में जो है वो मीटिंग ये लोग करते हैं। तो बेसिकली उस रीजन में भी जो है वो एशियान का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यही बात वो समझाएगा। अब ये कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ईस्ट टिमोर क्राइसिस क्या है, तो ये सब जो है वो चैप्टर से बाहर की बातें हैं, है ना। कि कंबोडिया में जो है वो वियतनाम के साथ जो उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में है ना। ईस्ट टिमोर में जो इंडिपेंडेंस को लेकर जो है वो वहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी उसकी बात है। तो वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड वैसा नहीं है, जो रिलेटेड रहेगा उसकी कहानी आपको ऑब्वियसली बताई जाएगी। अभी हम लोग को ये समझना है कि एशियान का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, कि अब वो दूसरे देशों का कॉन्फ्लिक्ट भी सुलझा पा रहा है। The current economic strength of ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing Asian economies such as India and China, makes this an attractive proposition. तो कहता है अभी के टाइम का अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखें एशियान का, तो जिस तरीके से उसका इकोनॉमिक रेलेवेंस बढ़ रहा है, वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन रहा है धीरे धीरे, और तो उसके पास आसपास जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जैसे इंडिया है, चाइना है, वो भी चाह रही हैं कि हम लोग जो है वो एशियान के साथ मिलकर जो है वो अपनी बेहतरी भी करें और उसका बेनिफिट तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो इस तरीके से जो है वो ये बहुत अट्रैक्टिव एक तरीके से प्रोपोजिशन है इन दोनों देशों के लिए, मेजरली इंडिया और चाइना के लिए, कि वो अपना इन्वेस्टमेंट या वो अपना ट्रेडिंग पार्टनरशिप जो है वो एशियान के साथ करें, क्योंकि इससे उनका भी फ़ायदा है। जब कोल्ड वॉर का समय था, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, द इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू एशियान। शुरू में जब जैसे देखिए एशियान तो बना 1967 में, ठीक है, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया जो है वो जब आज़ाद हो गया, तो जब एशियान बना तो उस समय में जो है वो एशियान को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था कोल्ड वॉर के एरा में, ठीक है। लेकिन जब हम रिसेंट ईयर्स में देखते हैं तो इंडिया ने जो है वो हमेशा कोशिश की है एशियान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने की, और किया भी है। इट साइंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ 3 एशियन मेंबर्स, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, जो कि नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा, और थाईलैंड। तो इंडिया जो है वो इन 3 देशों के साथ अपना एग्रीमेंट जो है वो किया हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट। और द एशियन इंडिया FTA फ्री ट्रेड एरिया कब आया? 2010 में।
तो 2010 में एशियान ने जो है वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट भी जो है वो एक तरीके से किया है। ऊपर एक कार्टून है, ज़रा उसको देख लीजिए। ये जो कार्टून है ये एक पॉलिसी की बात करता है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब ये लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? देखिए, ये शुरू हुआ था 1990s में। उस समय में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी। उनके द्वारा ये लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई। मतलब जो इंडिया पहले ईस्ट की तरफ, ईस्ट की कंट्रीज़ पे उतना ध्यान नहीं देता था, हमेशा जो है वो बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स में ही उलझा रहता था और अपने डेवलपमेंट के लिए जो है वो जब ये रास्ता खोज रहा था कि अब हमको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या अब हम लोग को जो है वो लिबरलाइजेशन करना चाहिए, कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से जो है वो ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल करके, एलपीजी एक कॉन्सेप्ट है ना, आप इंडिया के इकोनॉमी में पढ़ते होंगे, इंडिया का एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये वो वाला एलपीजी नहीं है जो घर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एलपीजी इंडिया का पॉलिसी है जो इंडिया ने अपनाया था एक समय का। पहले क्या था ना कि इंडिया जो है वो एक तरीके से लिमिटेड ट्रेड करता था, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ा, जब लगा कि भाई भारत के पास पैसा है नहीं, जब उसको पैसा और बनाना है और ज़रूरत है, तो वहाँ पर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं का जो है वो ये कार्टून बनाया हुआ है। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे नरेंद्र मोदी जी से पहले, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जो है वो मनमोहन सिंह जी थे। तो वो उस समय में 1990s में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बने और वहाँ पर उन्होंने जो हमारे देश में जो प्रॉब्लम चल रहा था, पैसा का जो इकोनॉमी का प्रॉब्लम चला था, उसको इन्होंने जो है वो सॉल्व किया था इसी थ्योरी से, एलपीजी से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसी समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये लुक ईस्ट पॉलिसी लाई थी कि अब हमको अपना रिलेशन ईस्टर्न देशों के साथ भी जो है वो बनाना चाहिए। इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो लेकर आई। तो जो लुक ईस्ट था कि अब हम उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे या संबंध बनाएंगे, अब इसी को जो है वो, इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि अब लोग जो है, अब हम लोग जो है वो दूसरे देशों के साथ, मतलब ईस्टर्न देशों के साथ बेसिकली अपना व्यापार और बढ़ाएंगे। तो है दोनों एक ही बात, लेकिन क्योंकि अलग अलग प्राइम मिनिस्टर है तो अलग अलग टर्म जो है वो यूज़ होगा ही, है ना। एक लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसी के बाद एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो अलग अलग टाइम समय में जो है वो ऐसा हुआ, अलग अलग प्रधानमंत्री, लेकिन मेजर मोटिव दोनों का यही था कि हमको जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ है, उनके साथ अपना व्यापार, अपना ट्रेड बढ़ाएंगे ताकि उनको भी फ़ायदा और हमको तो सबसे पहले फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर एक कार्टून दिया हुआ है। इसके बाद बात किया गया है कि एशियान का जो स्ट्रेंथ है, however lies in its policies of interaction and consultation with the member states, with dialogue partners and with other non-regional organization। तो कहता है कि जो एशियान का जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्या है, नेगोशिएशन का, डिस्कशन का, बातचीत करके। तो कहता है इसका जो स्ट्रेंथ है ये उसकी पॉलिसी में लाई करता है, जिससे कि वो इंटरेक्शन करना चाहता है। उसकी पॉलिसी में है कि हमको दूसरे देशों के साथ इंटरेक्शन करना है, बातचीत करके जो है वो अपना जो भी कंसल्टेशन करके जो है वो अपना ग्रोथ करना है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। तो ये सब इन लोग का ये नहीं है कि भाई हमको लड़ाई करके कोई काम करना है। जो भी काम करना है वो इंटरेक्शन से करना है, कंसल्टेशन से करना है, डायलॉग से करना है, चाहे वो अपने रीजनल पार्टनर के साथ हो, चाहे नॉन रीजनल पार्टनर के साथ हो, किसी के साथ भी हो, अपने देशों के साथ हो या दूसरे देशों के साथ। इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज एंड द मेजर पावर कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न। तो बोलता है ये एकमात्र रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एशिया में, जहाँ की एक पॉलिटिकल फोरम मिलता है, जहाँ पर जितने भी एशियन कंट्रीज़ है वो सब मिलकर यहाँ पर एशियान के साथ मिलकर कोई भी इशू, कोई भी जो प्रॉब्लम होता है एशिया का, उसको चाहे वो सिक्योरिटी कंसर्न हो, चाहे वो पॉलिटिकल कंसर्न हो, वो सब आकर यहाँ पर डील करती है। तो बेसिकली यही जो है वो हमको समझाया गया है। तो एशियान के बारे में इतनी ही बातें दी हुई हैं। एक बार अगर समअप करें तो कुछ नहीं है, छोटा छोटा सिंपल सा बात है कि एशियान जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन था जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर बनाया। क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये लोग जो है वो इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड थे, यहाँ पर गरीबी ज़्यादा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो इनको रिवाइव करने के लिए नेशन स्टेट बिल्डिंग में जो है वो बहुत समस्या आ रही थी। ये वर्ल्ड कोल्ड वॉर में किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, ना इनको नॉन अलाइंड समझ में आ रहा था,
ना इनको बांडुंग जो है वो कॉन्फ्रेंस समझ में आ रहा था। तो इन लोग अब क्या करें, तो इन लोगों ने मिलकर जो है वो अपना एक एसोसिएशन बनाया जिसको एशियान जो है वो कहते हैं। धीरे धीरे एशियान का काम क्या था, उनका जो काम करने का तरीका क्या था, वो कोऑपरेटिव तरीका था। वो सब मिलकर काम करना चाहते थे, सबके साथ नेगोशिएशन करते थे, कंसल्टेशन करते थे और इसी तरीके से अपने इकोनॉमी को धीरे धीरे जो है वो उन्होंने बढ़ाया। 2003 के आसपास जो है वो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन के तरीके को जो है वो फॉलो किया और यहाँ पर जो है वो अपनी सिक्योरिटी कमेटी बनाई, इकोनॉमिक कमेटी बनाई और इसके साथ साथ सोशियो कल्चरल कमेटी बनाई, जो कि हर अलग अलग एस्पेक्ट पे जो है वो ध्यान देता था, है ना, कि एशियन कंट्रीज़ को कोई समस्या ना हो। आपस में जो भी ट्रेड ये लोग करते थे वहाँ पर फ्री ट्रेड एरिया का जो है वो ये लोग हमेशा पॉलिसी अपनाते थे कि भाई हम लोग को एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करना है। इसके वजह से बहुत बड़े बड़े देश भी इनके साथ जो है वो ट्रेडिंग एग्रीमेंट में जुड़े, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, बाद में जो है वो इंडिया भी जो है वो इसके साथ जुड़ा 2010 में, अगर आप देखेंगे तो यही सब बातें जो है वो इसमें बताई गई हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि एशियान का अपना एक फ्लैग भी है जिसमें जो है वो 10 अलग अलग जो है वो राइस का स्टैक है जिसको एक साथ रखा गया है ना, जिसमें कि हम ये समझ पाते हैं कि ये यूनिटी को दिखाता है। और 10 क्यों है, क्योंकि 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। जब एशियान बनाया गया था 1967 में, तब उस समय में 5 मेंबर कंट्रीज़ थी, फिर बाद में जाकर धीरे धीरे जो है वो 10 मेंबर कंट्रीज़ जो है वो टोटल हो चुकी हैं। इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया इनका ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको एशियान के बारे में याद रखनी है। छोटा सा जो है वो वीडियो था, ये छोटा सा टॉपिक था जो कि हम लोग आसानी से कवर कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो कवर करेंगे राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी एक तरीके से बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रखती है। चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था और आज के डेट में आप देखते हैं चाइना जो है वो वर्ल्ड पावर है। तो बेसिकली जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका के डोमिनेशन को किसी तरीके से कम करना है आफ्टर कोल्ड वॉर। तो उसी में जो है वो हम लोगों ने ये सब चीज़ देखा। तो ठीक है, 2 टॉपिक जो है वो आपका कवर हो गया है, यूरोपियन यूनियन कवर हो गया है और ये एशियान जो है वो कवर हो गया है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको जो है वो कमेंट कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव हो उसको भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जो है वो आपको बस इतना करना है कि जो आपको पढ़ाया गया उसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पर हम लोग चाइनीज़ इकोनॉमी के राइज के बारे में बात करेंगे, चाइना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।